दोस्तों, आज हम मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा किसे कहते हैं। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों को प्रकट करते हैं। तो दूसरों के सामने हम अपने मन के विचारों को बोलकर भी और लिखकर भी प्रकट कर सकते हैं। लेकिन जो आदमी ना तो बोल सकता है ना लिख सकता है, वो अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। तो आगे इसमें हम पढ़ेंगे भाषा के कितने रूप हैं, प्रत्येक को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। आगे है हमारा प्रश्न, भाषा के कितने रूप हैं, प्रत्येक को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर में भाषा के मुख्य दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। यानी कि भाषा के दो ही मुख्य रूप हैं, मौखिक और लिखित। हम बोलकर या लिखकर अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। तो पहले पढ़ेंगे इसमें हम मौखिक रूप। मौखिक रूप विचारों और भावों को जब बोलकर प्रकट किया जाता है तो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे बातचीत करना, हम किसी से बात करते हैं, गाना सुनना, भाषण देना आदि, ये भाषा के मौखिक रूप हैं। आगे है लिखित रूप। विचारों और भावों को जब लिखकर प्रकट किया जाता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे पत्र लिखना, SMS लिखना, ईमेल करना, तो ये भाषा के लिखित रूप के उदाहरण हैं। लिपि किसे कहते हैं? तो उत्तर, भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। तो भाषा को, किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो लिपि कहलाते हैं। निम्न भाषाओं की लिपियों के नाम बताएं। नीचे कुछ भाषाएं दी गई हैं, उनकी लिपि का नाम हमने बताना है। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, अरबी, पंजाबी। इसमें एक साइड भाषाएं लिखी हैं और दूसरी तरफ लिपियां। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन की लिपि रोमन है। उर्दू और अरबी की लिपि फारसी है और पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। इसमें आगे हम पढ़ेंगे देवनागरी लिपि का उद्गम स्थल क्या है। तो देवनागरी लिपि का उद्गम कहां से हुआ है? तो ये हुआ है ब्रह्मी लिपि से। आगे इसी में हम पढ़ेंगे व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण क्या है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे जो शास्त्र भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना एवं लिखना सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। जिस शास्त्र के द्वारा हम भाषा को शुद्ध लिखना व पढ़ना सीखते हैं वो व्याकरण कहलाता है। आगे हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंग। व्याकरण के कितने अंग हैं? तो व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य। तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 8 हमारा, व्याकरण का मानक रूप क्या है? तो भाषा का शुद्ध रूप भाषा का मानक रूप कहलाता है। हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया था? हम लिखेंगे हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया। संविधान में किन 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो संविधान में किन किन 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। संविधान में निम्नलिखित भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इसमें हिंदी, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, नेपाली, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, संस्कृत, सिंधी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली हैं। प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय भाषा का दर्जा किस भाषा को दिया गया है? तो अंग्रेजी भाषा को अंतरराष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। आगे है हिंदी भाषा भारत के अतिरिक्त और किन किन देशों में बोली जाती है? तो हिंदी भाषी और देश हमारे हैं। हिंदी भाषा भारत के अतिरिक्त नेपाल, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, इंग्लैंड
अमेरिका एवं मध्य एशिया में बोली जाती है। आगे है हमारा प्रश्न, भाषा के सांकेतिक रूप से आप क्या समझते हैं? यह रूप मान्यता प्राप्त क्यों नहीं है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान इशारों से करते हैं तो उसे भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं। यह रूप मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि कई बार इशारों का अर्थ गलत हो जाता है। विशेष इसमें दिया गया है, मान्यता प्राप्त न होने पर भी यह रूप प्रयोग में लाया जाता है, जैसे ट्रैफिक लाइट, जेब्रा क्रॉसिंग, गति अवरोधक, विद्यालय, अस्पताल आदि को संकेतों द्वारा ही इंगित किया जाता है, इंगित में दर्शाया जाता है। धन्यवाद। आगे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।